बेसिकली सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है जी, किसी भी मसले के बारे में आपने एक एनालिसिस करना होता है कि है क्या। ये बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट आप सारे, चूंकि दोस्त कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और आपके पास ये बहुत सारी क्लैरिटी होती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप बताते हैं जब, तो कॉन्सेप्ट ही सारा कुछ बता देगा होता है कि इधर हम क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैं क्विक सेशन में चलूंगा, आपको थोड़ी सी जो है ना मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। goals and objectives, बेसिक 4 लाइनें आप बताती है सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का एक प्रोसेस है जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात के हवाले से होती हैं। इसका हम क्या करते हैं इस अदारे के बारे में कि उसकी जो स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं, उसको हम एवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उसका अहाता करते हैं, उसका जायजा लेते हैं। किस लिए लेते हैं कि अपने गोल्स को सेट कर सकें और अपने जो टारगेट्स हैं उसका एक पाथवे बना सकें। अब ये सारी चीजें आगे आगे आपके चलेंगी। अगली स्लाइड पे आ जाओ नबील। अगली स्लाइड में हम आपके लिए शेयर करेंगे कि एक जो सिचुएशनल एनालिसिस है वो होता क्या है और उसका अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, किस वक्त ये करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि सिचुएशनल एनालिसिस आप कैसे कंडक्ट करते हैं। इसमें कंडक्ट करने के जो कुछ मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं, सर्वेस करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, 1-on-1 मीटिंग्स करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और आप सिचुएशन के बारे में एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिचुएशंस को दूसरे लफ्जों में आपको के आसान लफ्जों में हम एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि मसला है क्या और उस मसले को हल करने के जो मुरवजा तरीकाकार है वो क्या है और अपने टारगेट तक हमने किस तरह पहुंचना है। ये बुनियादी एक इसकी फिलॉसफी है, इसका एक पैटर्न है, इसकी एक फॉर्मेटिंग है। ऐसा ऐसा आगे चलते जाएंगे, लेकिन ये इस स्लाइड में आपको ये बता रहा है कि जो अप्रोप्रिएट टाइम है, मुनासिब टाइम है सिचुएशन एनालिसिस करने का, वो क्या है। तो वो आपका एनालिसिस है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्लान आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको एनालिसिस करना है कि एक्चुअल है क्या। जब वो चीज आपके पास क्लियर हो जाएगी फिर आपका पाथवे आपको मिल जाएगा। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आप सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको 3 फायदे इसके होते हैं। आप फॉल्स मूवमेंट नहीं करते, मूव्स नहीं चलते, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते। तीसरा ये होता है कि आप किसी चीज को रिपीट नहीं करते। अब चूंकि हमारा सबका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है और एजुकेशन की जो पर्टिकुलर फील्ड है वो हमारी हायर एजुकेशन है, हम सारे हायर एजुकेशन के साथ मुतल्लिका हैं और हायर एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि इसके इश्यूज क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, इसका हम किस तरह इसको करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, हमारे रिपीटिशंस ना हो और हम गलत मूव्स ना चल पाए। तो इस चीज को देखने के बाद, क्योंकि आप सब दोस्त किसी ना किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का आपने जायजा लेना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और इसके जो थ्रेट्स हैं वो क्या हैं। इनको देखते हुए आपने अपना एक पाथवे बनाना है, रोड मैप बनाना है जो कि आपको टारगेट तक ले जाए कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी अगली स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सिचुएशनल एनालिसिस का फायदा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों की जाती है, इस क्यों करना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। जी नेक्स्ट स्लाइड आइएगा जी नबी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सिचुएशनल एनालिसिस में करने में जो इसके प्री रिक्विजिट्स हम बना सकते हैं। प्री रिक्विजिट्स में ये आ जाता है कि हमें इसके जब भी इसको करना है तो उसमें 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने किसी भी मामले को तफसील से जानना है, उसका हर पहलू से जायजा लेना है। तीसरा ये कि हमने मुस्बत अंदाज में
मामले को देखना है, मनफी सोच के साथ नहीं देखना, प्री कंसीव्ड होके किसी मामले को नहीं देखना, टैग नहीं होना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है, डिग डीप करना है और उस मामले की तह तक पहुंचना है। और ये 8 चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, ये वो वही बता रही हैं कि सिचुएशनल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि ये बताता है हमें कि किसी भी मामले की जो नौयत है वो क्या है और उसकी वुसअत क्या है। कोई भी मामला आप ले लें, आप चूंकि सारे कॉलेज से हैं तो आप कॉलेज में देख लें कि पुअर एडमिशन है, पिछले साल के मुकाबले में ये हमने एडमिशन इस समय बहुत कम किए। क्यों किए हैं तफसील बता देगा अगर आप डिग डीप जाएंगे कि क्या हमारे जो है ना कॉलेज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कॉलेज के साथ कोई प्राइवेट कॉलेज है, हमने कोई कंपेन नहीं चलाई, हमने कोई लोगों को मोटिवेट नहीं किया, हमने प्रोस्पेक्टिस टाइम पे नहीं बनाया, हमने कॉलेज को बंद कर दिया, कोई चीज भी आप कर लें तो ये आपको सिचुएशन एनालिसिस बताएगा कि एक मसला है तो क्या है और उसकी वुसअत क्या है और उस मसले को हल करने के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, वही वाले हम एक ही पॉइंट को लेके उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे कि लो एडमिशन है, आप एडमिशन को ज्यादा करने के लिए अभी आपने क्या प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं और कौन सी एक्टिविटीज आपने प्लान की हुई है जो कि प्रोसेस में है, एग्जीक्यूशन में है, अमली जामा पहनाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट इसका ये आ जाता है कि आपका जो मसला है उसके बारे में जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या राय रखते हैं। स्टेक होल्डर्स हमेशा 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर, सेकेंडरी स्टेक होल्डर और टर्शरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर वो होते हैं जहां से हमा वक्त आपका वास्ता पड़ता रहता है और डेफिनेटली आपका स्टेक होल्डर जो है ना, आप कॉलेज में लेक्चरर हैं तो आपका इमीडिएट कंसर्न आपका स्टूडेंट है। सेकेंडरी आपका प्राइमरी आपका स्टेक होल्डर आपका प्रिंसिपल है, आपका सेकेंडरी स्टेक होल्डर आपका डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस है, आपका सेकेंडरी होल्डर स्टेक होल्डर आपका कह लेंगे वो आपका डायरेक्टर एजुकेशन होगा, आपका टर्शरी स्टेक होल्डर होगा वो हम डिपार्टमेंट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स की नोयत बदलती रहती है, लेकिन होते 3 तरह के ये स्टेक होल्डर्स हैं। सिचुएशन के साथ, प्रॉब्लम के साथ इनकी नोयत बदलेगी और वो आपको जो है ना एक ओवरऑल प्रायोरिटाइज करना होगा कि इस वक्त इस सिचुएशन के लिए मेरा स्टेक होल्डर कौन बनेगा। और ये आपको फिर एक तंजीम के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका कॉलेज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा दफ्तर है, मेरा दफ्तर सेक्रेटेरिएट है, वो मुझे उसकी पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर बताएगा तो वो है क्या जी। मसलन आपका कॉलेज है तो कॉलेज में आपका स्टाफ रूम है, आपके क्लास रूम्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल ऑफिस है, आपकी लाइब्रेरी है, आपकी आईटी लैब है, आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, आपका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं आप, प्रोसेसेस आप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस होलिस्टिकली इस सिचुएशन एनालिसिस थ्रू पता लगती है। और फिर आप ये जब सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि गैप्स क्या क्या हैं, कि जो आपने डिजाइन किया हुआ है, जो आपका टारगेट है वो क्या है और जो आप करंट काम कर रहे हैं इन दोनों के अंदर गैप क्या है। और ये चीजें आपको बताता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है जो इन गैप को ब्रिज करेगा। वो नीचे अभी आ रहा है, आइडेंटिफाई द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। और आखिरी पॉइंट ये है कि मेक श्योर दैट एफर्ट्स एंड एक्शन आर नॉट रिपीटेड एंड वेस्टेड अननेसेसरीली। कि हमने सिचुएशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें इससे फायदा क्या होता है कि हमारी जो कोशिश होती है वो एक डायरेक्टेड होती है, एक खास सिमत में होती है और वो वेल प्लान्ड होती है और उसके पीछे हमने काम किया होता है। इसकी मिसाल मैं हमेशा ये देता हूं कि आपने घर बनाना है, आप एक आर्किटेक्ट को एंगेज करते हो, अपना माइंड इसको देते हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद आप वो आपके लिए एक ड्राफ्ट बना के लाता है, आप उसमें से कुछ कांट छांट करते हैं, कुछ विंडो बदलते हैं, कुछ डोर की डायरेक्शन बदलते हैं, कुछ साइज बदलते हैं, किसी को स्किप करते हैं,
किचन इनलार्ज कर लेते हैं, लॉन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, छत ऊपर डलवानी है, डबल स्टोरी करना है, ट्रिपल स्टोरी करना है, वो उसके मुताबिक फिर आपको नया ड्राफ्ट देता है, फिर नया ड्राफ्ट देता है, और फाइनली आप 3-4 चीजों के बाद, 3-4 ड्राफ्ट के बाद एक चीज को फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये तब मुमकिन होएगा जब आपने सिचुएशन एनालिसिस को बड़ी गहराई में जाके किया होगा, मुस्बत सोच के साथ किया होगा और सब्र के साथ किया होगा, सारे एंगल्स को देखा होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि सिचुएशन एनालिसिस को, मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम आपसे शेयर करने लगा हूं कि आपने जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं इस आपकी ट्रेनिंग के अंदर, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम कोई 30 टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, हर टॉपिक का जो एक मरकज है उसमें से आपको ये मिलेगा कि मुझे किस तरह का एनालिसिस करना है। मसलन आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, टीचिंग असेसमेंट क्या है, लेसन प्लानिंग आप करते हैं, यार मैं लेसन तो बड़ा अच्छा दे रहा हूं, फिर भी स्टूडेंट्स क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट्स दे रहे, तो आपको फिर गैप्स मिलेंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, स्टूडेंट की परसेप्शन ठीक नहीं है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, मुझे क्या स्ट्रेटेजाइज करना है कि मैं इसको आगे लेकर निकलूं। तो ये 8 पॉइंट्स जो हैं, ये सारी स्लाइड्स में आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसको स्क्रीनशॉट जरूर लें, अपने पास रिकॉर्ड में रखें। ये टॉपिक आपको हर टॉपिक के अंदर जो है ना फैसिलिटेट करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा कि अच्छा ये सिचुएशनल एनालिसिस ये नहीं है कि आपने तंजीम का ही करना है, हम अपना भी करते हैं, अपना जिसका एक लफ्ज होता है मुहासबा करते हैं कि आपने अपना क्रिटिकल रिव्यू लेना है, क्रिटिसिज्म नहीं करना। क्रिटिकल रिव्यू में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी आप देखते हैं, जो नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव्स हैं हर एक को देखते हैं, फिर उसके अंदर एक आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज कम है उसको ज्यादा करना है, और वो नेगेटिव है तो उसको रिड्यूस करना है। इलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, वो नेचुरल है, तो लेकिन उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है 8 पॉइंट्स जो आपको सिचुएशनल एनालिसिस के बारे में पता चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ नबील। अच्छा, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जिससे हम सिचुएशनल एनालिसिस कर सकते हैं? दो स्ट्रेटजीज हैं। मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं क्योंकि आपका अगला टॉपिक भी होना है। मैं चाह रहा हूं कि आपके पास ये एक बर्ड आई व्यू आ जाए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम थोड़ा 7-8 मिनट है, उसमें मैं चीजें चाहूंगा कि कवर अप हो जाए। ये 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, 5 C's होती हैं, स्वॉट एनालिसिस होता है। ये थोड़ा थोड़ा हम इसको जिक्र करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ जी। ये 5 C's आपको मैंने 5 चीजें लिखी, क्लाइंट, कॉम्पिटिशंस, कंपनी, सर्विसेज, कोलैबोरेशंस या कोलैबोरेटर्स, क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइंट से आपने बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं जाना, क्लाइंट को आप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कस्टमर भी कह सकते हैं। आपका क्लाइंट आपका स्टूडेंट है, आपका क्लाइंट आपका प्रिंसिपल है, इमीडिएट जो है प्राइमरी स्टेक होल्डर जो है आपका। ये आपने वो देखना है कि स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है और मैंने इसको कहाँ लेके जाना है। तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो जाए, वो एकेडमिक एक्सीलेंस की बात हो जाए, अच्छे रिजल्ट्स की बात हो जाए, वो आपने इसको लेके चलना। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशंस या कंपेटिटर्स भी इसको कह सकते हैं, कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके साथ वही वाला काम दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उनके क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनके इंसेंटिव्स हैं, क्या उनके अच्छे पॉइंट है। यहां पे आगे क्रिटिकल रिव्यू करना है, आप नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होके क्रिटिकल रिव्यू करना है कि उनके एंड पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं, डेफिनेटली आप उनको नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं। अब नॉलेज इंपार्टिंग में आपने ये देखना है कि प्रोसेस मैंने ठीक किया हूं, स्टूडेंट के लेवल को अंडरस्टैंड किया हुआ है, क्या मैं लैंग्वेज का ख्याल रखा हुआ है, बच्चे को उर्दू नहीं समझ आ रही तो मैं उसको अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा हूं। तो असल चीज क्या है कि आपका सिंक आपने होना है, एक लेवल पे आना है कि बच्चे को सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और सही अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, जब आप उसकी पूरी तरह उसका एक एनालिसिस कर लेंगे, उसके जो गैप्स हैं, उसके जो स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, और उसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, वो सारे अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर आपको आगे जाने में आसानी हो जाए। अच्छा, आपके काम के आपके मुआवन कौन कौन से हैं, कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं? उसमें आपका स्वीपर भी है, उसमें आपका टेक्नीशियन भी है, उसमें आपका कह ले कि असिस्टेंट भी है, उसमें आपका कॉलीग भी है, उसमें आपका प्रिंसिपल भी है। वो सारे वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपके कोलैबोरेटर्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह हमने आगे चलना है। और आखिरी पॉइंट है क्लाइमेट।
कि किस इन्वायरमेंट, क्लाइमेट को आप इन्वायरमेंट की बात भी कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में बात डेफिनेशन में बात की थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द इंफॉर्मेशन, ये हमने शुरू में दूसरी लाइन में ये डिस्कस किया था। तो किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव है, कंड्यूसिव है, फेवरेबल है, कन्वीनियंट है, पैटर्नाइजिंग है, सपोर्टिव है, टीम वर्क है, आइसोलेशन में काम हो रहा है, कंजस्टेड इन्वायरमेंट है, नेगेटिव एटीट्यूड्स बड़े हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हो। तो एक तरीकाकार ये होता है कि आप 5 C's का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो है ना एक सिचुएशनल एनालिसिस को प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा जी। अच्छा, दूसरा आपका जो स्ट्रेटजी है या फॉर्मेट है या एक प्लान है जिसके थ्रू हम ये सिचुएशन एनालिसिस कर सकते हैं, वो होता है स्वॉट एनालिसिस। वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली ये जो सिचुएशन एनालिसिस है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक नई कह लें कि उसकी एक शक्ल है जो वर्ल्ड वाइड जो इस पे काम होता है उसके थ्रू ही सारा प्रोसेस होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। या मैं सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल होती है, वो आप उसको पे ले जाएं, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। ये आप, मैंने जैसा कहा था कि जाती अपना भी मुहासबा करते हैं कि मेरे पास अच्छा क्या है। मैं बहुत अच्छा लिसनर हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं, मैं बहुत हौसले वाला हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मे भी ये यही चीजें आपकी जो ना वो वीकनेसेस भी हों। मैं तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर तक खड़े होकर बात नहीं कर सकता, मैं अच्छा लिसनर नहीं हूं। तो ये आपने खुद से देखना है कि मेरे अंदर खूबियां और खामियां क्या हैं और मेरे अदारे के अंदर यही चीजें क्या है। वो स्पोर्ट्स की फील्ड ले लें, वो लाइब्रेरी ले लें, वो आपका क्लासरूम ले लें, वो आपका स्टाफ रूम ले लें, प्रिंसिपल का ऑफिस ले लें, वो आपके लिए सपोर्टिव है कि नहीं है। स्पोर्ट्स आपके पास नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, लाइट नहीं है, फर्नीचर नहीं है, क्लासरूम एरी नहीं है, तो आप क्या करें। तो वो चीजें आपने मैंने जो बात की कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करना है, वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, और जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं उसको किस तरह लेके टैप करना है, एक्सप्लोर करना है और अपने लिए फेवरेबल बनाना है, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके लिए मददगार साबित हो, ताकि आपकी वीकनेसेस मिनिमाइज हो जाएं और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। और थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स यही है कि यार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मुझे कौन कौन से खदशात का खतरा है, कौन कौन सी चीजें मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती। फिर वही बात आ गई कि अपने थ्रेट्स को आपने कम करना है। मतलब आपकी इनरोलमेंट अच्छी नहीं हो रही तो आपका ये थ्रेट है, आपने इसको किस तरह मिनिमाइज करना है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है। अपॉर्चुनिटीज को टैप करेंगे कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, एडमिशन से पहले आप पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल करेंगे, बैनर्स लगाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को मोटिवेशन देंगे, कुछ स्कॉलरशिप, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट को ढूंढेंगे कि जो आपके लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज कर दे, आपके फर्नीचर आपके कॉलेज में दे दे, आपके जो लाइट के इश्यूज हैं वो हल कर दे। तो ये एक मुसलसल कोशिश है जो कि हम करते रहते हैं। तो बार कहने का मतलब ये है कि आप जो एनालिसिस है एक इसके थ्रू भी, इस प्रोसेस के थ्रू भी जो है वो आप कंडक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम ये सारा क्यों करते हैं? सिचुएशन एनालिसिस की डेफिनेशन, प्री रिक्विजिट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके बाद इसका फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो हम ये सारा कुछ करते हैं कुछ फायदे हासिल करने के लिए, कुछ टारगेट अचीव करने के लिए, कुछ गोल्स को मीट करने के लिए, कुछ जगह तक पहुंचने के लिए, तो जिसको हम कहते हैं गोल्स कहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब आज के दौर में जो गोल्स होते हैं वो खाली गोल्स नहीं होते, वो गोल्स आपके स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, बड़े साफ सुथरे से क्लियर से होने चाहिए। तो स्मार्ट को नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जी नबील, नेक्स्ट स्लाइड। तो जो आपके स्मार्ट गोल्स हैं वो आपकी
स्मार्ट इज द एब्रीविएशन ऑफ 5 वर्ड्स ही। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ नबील। ये आप देखें, आपके सामने ये 5 चीजें मैंने रखी हैं कि आपके जो स्मार्ट गोल्स है ना, गोल्स नहीं होने चाहिए बल्कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। और स्मार्ट को हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कि आपका जो टारगेट है बड़ा साफ, वाज़ेह, शफाफ होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, काश, ऐसे, उधर, इधर, वदर नहीं। एग्जैक्ट आप होंगे, टू द पॉइंट होंगे कि हमने 100% एनरोलमेंट के लिए कोशिश करनी है। लेकिन साथ आपने ये भी देखना है कि ये आपका टारगेट है कि मैक्सिमम एनरोलमेंट मेजरेबल करेंगे। आप कितने परसेंट आप करेंगे, कितने लोगों को एंगेज करेंगे आप, क्या ये अचीवेबल है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं क्या ये मुमकिन है। क्योंकि आपके कॉलेज के अंदर क्या एनवायरनमेंट है, क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्या उसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो आपने उसको भी देखना है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि रियलिस्टिक, कि जब भी आप गोल सेटिंग करें तो वो बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, ये मुमकिन है। आपका कॉलेज मेन रोड से 4 किलोमीटर अंदर है, आसपास कोई आबादी नहीं है, कैसे आप 100% इनरोलमेंट कर लें, मुश्किल हो जाएगा। तो आपको रियलिस्टिक भी होना है कि वाइल सेटिंग योर गोल्स। और आखिरी पॉइंट ये है कि टाइम बाउंड, कि आपका जो टारगेट है, गोल है, वो एक खास वक्त के अंदर होना है, उसलिए आपने सेट करना है, आपने उसको टाइम फ्रेम में लेके जाना है। और टाइम फ्रेम में अगर वो चीज नहीं होगी तो उसकी वो बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। वो कहते हैं ना, अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत, कि अब हम वो उस वक्त कोशिश करेंगे, उस वक्त चीजों को हासिल करेंगे जब वो अपने वक्त से आगे गुजर चुकी हो, वो मटेरियलाइज नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप गोल सेटिंग करें तो आपने गोल सेटिंग को विद स्मार्ट एप्लीकेशन के साथ बनाना है। और स्मार्ट की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपसे बता दी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल और टाइम बाउंड। इसको आपने करना है। ओवरऑल हम इसको 1 मिनट में या आधे मिनट में कंक्लूड करेंगे तो सिचुएशनल एनालिसिस जो है वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, किसी भी इशू पे कर सकते हैं। मकसद क्या होता है कि हमने अपने उस इशू का एक पूरा हयाता करना है और इस एनालिसिस के बाद, सिचुएशन एनालिसिस के बाद हमने अपना एक रोड मुतय्यन करना है, रोड तय करना है, एक रास्ता तय करना है कि हमने किस रास्ते पे चलना है। और अब उस रास्ते पे चलने के लिए आपको जो किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी, वो आपने स्ट्रेटजीज में देख लिया कि 5 C's का हो गया या वो स्वॉट एनालिसिस हो गया। ये 2 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम अपना काम करते हैं। और फाइनली हमने ये किया कि आपने अपनी जो गोल सेटिंग करनी है वो बड़ी ही इस 5 में होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक है, रियल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है एंड टाइम बाउंड है। तो बुनियादी तौर पे ये मैंने आपके साथ सारे 6-7 स्लाइड्स शेयर कर दी, जिसमें मैंने सारा ओवरऑल आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि सिचुएशनल एनालिसिस होता क्या है और इसका फायदा क्या होता है और हमें ये किस तरह हमें इसकी एप्लीकेशन करनी है। और अब आप इस पॉइंट को आप सारे पॉइंट्स के साथ मिलाएं। जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, वो लेसन प्लान हो जाए, कॉलेज काउंसिल हो जाए, वो टीचिंग टेक्निक्स हो जाए, वो वेल बीइंग हो जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए, फाइनेंशियल रेगुलेशंस हो जाए, सर्विस रूल्स हो जाएं, तो आपको उसके अंदर की चीजें मिलती जाएंगी कि आप इसको किस तरह लेके चलेंगे। तो दोस्तों, माजरत इसलिए कि मैंने बड़े थोड़े टाइम में आपको ये क्विकली आपको इसका रन डाउन किया है, प्रोसेस को किया है। तो इसके अलावा क्योंकि अभी आपका पूरा अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो सिर्फ एक चीज मैं आपसे कहूंगा, मेरा नंबर सबके पास है, आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई आपको पॉइंट अंडरस्टैंड करना है तो आप मुझे वो मैसेज कीजिए, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। नबील, थैंक यू वेरी मच यार। नबील।